हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। अपन पढ़ेंगे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। दोस्तों क्या पढ़ेंगे? सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पढ़ रहे थे अपन दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अपन जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे थे, जिसमें अपन नियम संख्या 18 और 19, दोस्तों थोड़ा 19 नियम संख्या 19 थोड़ा बड़ा है, तो दोस्तों अपन 18 और 19 आज की क्लास में दोस्तों दो नियम पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान पूर्वक क्लास को सुनिएगा, समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों अगर नोट डाउन करने का समय ना मिले तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों आप सभी लाइफलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का दोस्तों नियम संख्या 18 पढ़ेंगे दोस्तों अपन। दोस्तों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम संख्या 18 किससे संबंधित? संविदा से संबंधित है दोस्तों, संविदा से संबंधित है। दोस्तों संविदा से संबंधित है नियम संख्या 18। दोस्तों नियम संख्या 18 क्या कहता है? दोस्तों नियम संख्या 18 ये कहता है कि जिस अधिकारी को शक्तियां प्रदान की गई हो संविदा करने की, जिस अधिकारी को संविदा करने की शक्ति प्रदान की गई हो दोस्तों, वो उस अधिकारी को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही संविदा करनी चाहिए। तो जिस अधिकारी को संविदा करने की शक्ति प्रदान की गई हो उस अधिकारी के द्वारा तो दोस्तों नियम संख्या 18 का पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों संविदा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 299 के पैरा नंबर यानी कि सब सेक्शन 1 के अंदर संविदा के संपत्तियों के संबंध में वर्णन किया गया है दोस्तों। तो अपन लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 299 दोस्तों सब सेक्शन एक में दोस्तों पैरा उप पैरा, दोस्तों उप पैरा आएगा, हिंदी में उप पैरा होता है और सब सेक्शन होता है इंग्लिश में दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद, तो दोस्तों अपन संविदा पढ़ रहे थे। जिस अधिकारी, दोस्तों सिंपल शब्दों में समझिए, जिस किसी अधिकारी को संविदा करने की शक्तियां दी गई हो उस अधिकारी के द्वारा सीमा में ही संविदा की जा सकती है। यानी कि जिस सीमा तक संविदा करने की उसको छूट दी गई है, जैसे किसी अधिकारी को 1 करोड़ तक की संविदा कर सकता है, यानी कि 1 करोड़ तक के खर्चे कर सकता है, 1 करोड़ तक के किसी संपत्ति क्रय करने का टेंडर जारी कर सकता है, तो वह अधिकारी उस सीमा से बाहर टेंडर जारी नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 299 के अंतर्गत संपत्तियों के संबंध में संविदा के संबंध में वर्णन किया गया है, सब सेक्शन 1 में वर्णन किया गया है दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद दोस्तों महत्वपूर्ण है। संविदा के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है संविधान के अनुच्छेद 299 के पैरा 1 में, यानी कि सब सेक्शन 299 सब सेक्शन 1 में वर्णन किया गया है। तो
अपन ने नियम संख्या 18 देख लिया दोस्तों। अगर आपको नोट डाउन करना है तो दोस्तों नियम संख्या 18 कर लिए दोस्तों। एक परिशिष्ट 2 के अंदर भी वर्णन किया गया दोस्तों, परिशिष्ट 2 में भी संविदा का वर्णन किया गया दोस्तों। नियम संख्या 18 का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें दोस्तों। नियम संख्या 18 अपन ने अभी पढ़ा, कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों नियम संख्या अपन पढ़ेंगे 19। दोस्तों नियम संख्या 19 क्या कहता है? दोस्तों नियम 19 क्या कहता है? दोस्तों नियम 19 कहता है, संविदा के सामान्य सिद्धांत दे रखे हैं। दोस्तों संविदा के सामान्य सिद्धांत नियम संख्या 19 में वर्णित है दोस्तों। संविदा के सामान्य सिद्धांत नियम संख्या 219 सॉरी नियम संख्या 19 में संविदा के सामान्य सिद्धांत वर्णित है। तो सरकार के द्वारा जब भी कोई संविदा की जाए तो निम्नलिखित नियमों का ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। तो अपन लिखेंगे, दोस्तों संविदा के सामान्य सिद्धांत दे रखे हैं, सामान्य नियम दे रखे हैं नियम संख्या 19 में कि संविदा करते समय सरकार की ओर से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अपन नियम संख्या 1 देखेंगे। सबसे पहले संविदा की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों संविदा की शर्तें कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए दोस्तों। संविदा की शर्तें कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? सुनिश्चित होनी चाहिए। संविदा की शर्तें स्पष्ट और सुनिश्चित होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों? संदेह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संदेह का स्थान नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपन ने नियम संख्या 1 संविदा की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए और संदेह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपन ने नियम 1 पढ़ा संविदा के संबंध में। अब दोस्तों नियम नंबर 2, दोस्तों अनिश्चितता की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। कैसी अनिश्चितता दोस्तों? भुगतान से संबंधित देय अनिश्चितता। जैसे सरकार के द्वारा दोस्तों किसी कार्य के लिए संविदा दी, किसी संपत्ति क्रय करने के लिए संविदा दी, तो दोस्तों उसमें राशि पहले से निश्चित होनी चाहिए। अनिश्चित देयता की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। संविदा की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, संदेह का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपन ने 2 नियम देख लिए। अब अपन नियम संख्या 3 देखेंगे दोस्तों। यहीं पर अपन नियम संख्या 3 देखेंगे। संविदा कैसी होनी चाहिए? खुली संविदा के माध्यम से क्रय करना चाहिए। कैसा करना चाहिए दोस्तों? खुली संविदा के माध्यम से क्रय करना चाहिए।
दोस्तों खुली संविदा के माध्यम से क्रय करना चाहिए। और दोस्तों 3 नंबर पॉइंट के अंतर्गत एक और पॉइंट आता है, खुली संविदा के माध्यम से क्रय करना चाहिए, न्यूनतम दर वाली फर्म से क्रय करना चाहिए। न्यूनतम दर वाली फर्म से क्रय करना चाहिए। दोस्तों नियम संख्या 3 में क्या कह रहा है, खुली संविदा के माध्यम से क्रय करना चाहिए, न्यूनतम दर वाली फर्म से क्रय करना चाहिए। दोस्तों खुली संविदा का मतलब क्या होता है अपन ये समझ लेते हैं। खुली संविदा का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे विज्ञापन आता है न्यूज़पेपर के अंतर्गत, न्यूज़पेपर में दोस्तों विज्ञापन आता है, किसी ज़मीन की, गवर्नमेंट की ज़मीन है, उसकी नीलामी करती है गवर्नमेंट, तो विज्ञापन देती है कि इतने बजे इतनी जमानत राशि जमा करा के और संविदा के लिए या नीलामी के लिए उपस्थित हुए। इसी तरीके से संविदा, जब संविदा क्या होती है, किसी कार्य के लिए आवंटन किया जाता है, कोई कार्य के लिए आवंटन किया जाता है तो उसको संविदा कहते हैं। जैसे कोई संपत्ति क्रय की जानी है तो उस संपत्ति के लिए क्या कहेंगे, संविदा आमंत्रित करेंगे कि कौन व्यक्ति कितने रुपए में संपत्ति दे सकता है। तो अधिकतम फर्मों से आमंत्रित करेंगे, आसपास उपस्थित अधिकतम संस्थाओं से जो कि वो वस्तु उपलब्ध करा रही है। और वो जो संविदाएं प्राप्त होंगी उसमें प्रत्येक फर्म अपने मूल्य का निर्धारण करेगी कि हम इतने रुपए में ये कार्य कर सकते हैं या इतने रुपए में ये कर सकेंगे। तो उनमें से न्यूनतम मूल्य वाली संविदा को छांटा जाएगा दोस्तों। न्यूनतम मूल्य पे जो वस्तु उपलब्ध कराएगा। दोस्तों अपन क्या करते हैं, मार्केट से जब कोई वस्तु क्रय करते हैं तो अपन देखते हैं जो 3-4 दुकानों पर अपन बार्गेनिंग करते हैं, और जब जो न्यूनतम मूल्य पर अपने को वस्तु उपलब्ध कराता है दोस्तों अपन उससे क्रय करते हैं। इसी प्रकार से खुली संविदा, इसमें कागज के माध्यम से, इसमें एक संविदा का माध्यम होता है, एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट में पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो सरकार का कार्य करना चाहते हैं, सरकार को संपत्ति उपलब्ध कराना चाहते हैं। न्यूज़पेपर में ऐड देती है पहले गवर्नमेंट, फिर उसके बाद लोगों से संविदा आमंत्रित होती है, तो संविदा के माध्यम से अपने अपने फॉर्म भर के जमा कराते हैं दोस्तों। और फिर उनमें से जो न्यूनतम मूल्य पे संपत्ति देने के लिए गवर्नमेंट को तैयार है दोस्तों, तो उसको संपत्ति अलॉट करने के लिए संविदा उसको मतलब चुन लिया जाता है, उससे क्रय की जाती है संपत्ति। दोस्तों अपन ने नियम संख्या 19 में सामान्य सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत पढ़ रहे थे। क्या तीसरा सिद्धांत क्या कह रहा था दोस्तों, तीसरा सिद्धांत कह रहा था कि संपत्ति को न्यूनतम मूल्य पर क्रय करना चाहिए, खुली संविदा के माध्यम से करना चाहिए, न्यूनतम संपत्ति को न्यूनतम मूल्य पर क्रय करना चाहिए। और तीसरी चीज क्या कहता है, यही तीसरा पॉइंट के अंतर्गत है। अगली बात क्या है, यदि न्यूनतम यदि न्यूनतम मूल्य वाली फर्म से क्रय करना संभव नहीं हो तो दोस्तों क्या करेंगे, कारण लिखकर उससे अधिक मूल्य वाली क्रय करेंगे, वस्तु क्रय करेंगे, उससे अधिक मूल्य वाली वस्तु क्रय करेंगे। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 देखें नियम नंबर 19 का। तो संविदा करते समय पॉइंट नंबर 4 क्या क्या कहता है दोस्तों, संविदा करते समय अपने को क्या ध्यान रखना होगा दोस्तों। संविदा करते समय अपने को फर्म की आर्थिक स्थिति भी ध्यान में रखनी होगी कि कहीं फर्म की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि संविदा आमंत्रित करते समय तो हाँ कर ले लेकिन वो वस्तु उपलब्ध नहीं करा पाए, या फर्म की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कोई वस्तु अपन ने क्रय की, कोई वस्तु क्रय की, तो दोस्तों वो वस्तु की वारंटी है या गारंटी है 3 साल की, और वो 3 साल तक वो फर्म ही अस्तित्व में नहीं रहे, तो फर्म की संविदा आमंत्रित करते समय दोस्तों फर्म की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो लिखेंगे
निविदा के समय फर्मों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा दोस्तों। अपन समझने के लिए ये पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं। वैसे नोट डाउन करने के लिए दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पेज पे नोट किया हुआ दे दूंगा दोस्तों। तो संविदा के समय फर्मों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान में रखा जाएगा, नियम संख्या 4 कहता है। और दोस्तों मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट संपत्ति अपनी है, जैसे मकान का, बिल्डिंग का रिपेयर करने के संबंध में है, या किसी मशीन को, सरकारी ऑफिस में कोई मशीन कार्यरत है और मशीन के संबंध में उसको रिपेयर करने के संबंध में निविदा दी गई है, तो दोस्तों उसकी ठेकेदार की ये भी जिम्मेवारी होगी उस वस्तु की सुरक्षा करे। दोस्तों कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बात को ध्यान में रखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वस्तु ठीक करने की बजाय वो वस्तु को और अधिक नुकसान पहुंचा दिया जाए। तो इसलिए क्या क्या कहा गया है कि सरकारी संपत्ति यदि किसी व्यक्ति को सुपुर्द की जाती है, दोस्तों सरकारी संपत्ति यदि किसी व्यक्ति को सुपुर्द की जाती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी दोस्तों? उसकी सुरक्षा की गारंटी भी ठेकेदार की होगी। सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी दोस्तों? ठेकेदार की होगी। अपने पॉइंट संख्या 5 समझ लिया दोस्तों। पॉइंट संख्या 6 समझिए। जब सरकार की, मैं आपने देखा होगा दोस्तों, जब कोई निविदा आमंत्रित की जाती है, जो कोई ज़मीन की नीलामी की जाती है, तो पहले दोस्तों सिक्योरिटी जमा कराई जाती है। जैसे सड़क बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी है दोस्तों, और उसको गवर्नमेंट के द्वारा रोड बनाने का टेंडर दिया जाता है, तो दोस्तों सिक्योरिटी जमा की जाती है। बैंक में भी दोस्तों अपने को लोन देने से पहले सिक्योरिटी जमा करनी होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या करना होगा, जो कार्य करने वाला ठेकेदार होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो होगा, उससे क्या लिया जाएगी? प्रतिभूति ली जाएगी। प्रतिभूति ली जाएगी यानी कि सिक्योरिटी ली जाएगी। सिक्योरिटी राशि जमा कराई जाएगी। इससे ठेकेदार से प्रतिभूति राशि ली जाएगी। किससे ली जाएगी? ठेकेदार से जमा कराई जाएगी। दोस्तों अपने पॉइंट संख्या 6 भी समझ लिया। अब दोस्तों पॉइंट संख्या 7। अब दोस्तों कोई भी कार्य अगर गवर्नमेंट को करवाना है तो वो बिना अनुबंध के नहीं करवाती है दोस्तों। अनुबंध कैसा होता है दोस्तों? लिखित में कार्य होता है। सरकार का कोई भी कार्य है, किसी को टेंडर देगी, किसी को ठेका देगी, किसी को कोई भी कार्य गवर्नमेंट अलॉट करेगी और उसका भुगतान करती है, कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट देगी, कोई भवन निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट देगी, तो दोस्तों अनुबंध के बिना कोई कार्य नहीं होता है सरकार का। तो कोई भी कार्य अनुबंध के बिना नहीं होगा। दोस्तों अपन शॉर्ट में लिखते हुए चल रहे हैं, समझते हुए। तो दोस्तों अनुबंध के बिना कोई कार्य नहीं होगा। अब दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा? नियम संख्या, दोस्तों पॉइंट नंबर 7 देख लिया। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 8 देखेंगे। अनुबंध के अंतर्गत अगर कोई नुकसान होता है गवर्नमेंट को, तो उसको भुगतान की भी, दोस्तों अनुबंध के अंतर्गत कोई नुकसान होता है तो दोस्तों उसको भुगतान की भी क्या ली जाती है? शर्त जोड़ी जाती है। भुगतान की भी शर्त जोड़ी जाती है। दोस्तों क्या होता है? अनुबंध किया दोस्तों, और अनुबंध में क्या हुआ? नुकसान हुआ, तो दोस्तों वापसी का भी प्रावधान किया जाता है। नुकसान की वापसी, दोस्तों गवर्नमेंट ने कोई अनुबंध किया, उसमें नुकसान हुआ, नुकसान की वापसी का भी निविदा के अंतर्गत, संविदा के अंतर्गत प्रावधान किया जाना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर अब अपन 9 देखेंगे। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? किसी कार्य के संबंध में कोई कर भी चुकाना है तो करों के संबंध में भी शर्त जोड़ी जाएगी। करों के, दोस्तों यदि क्या है कि किसी कार्य करने पर कर दे हैं तो उन करों के भुगतान के संबंध में भी क्या जोड़ी जाएगी? शर्त जोड़ी जाएगी। जैसे मान लो
किसी अपन सामान्य उदाहरणों से समझें, किसी सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ का टेंडर निर्धारित किया गया, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल आएगा, कच्चा माल आएगा, उस पर टैक्स लग के आ रहा है, तो दोस्तों उसको टैक्स को पे करने की शर्त भी जोड़ी जाएगी। पे करने की दोस्तों शर्त भी जोड़ी जाएगी कि फर्म के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा करों का भी पे किया जाएगा। तो करों के संबंध में भी शर्त जोड़ी जाएगी, देयता के संबंध में शर्त जोड़ी जाएगी। तो नियम नंबर संख्या पॉइंट संख्या अब अपन 10 देखेंगे दोस्तों। 10 क्या कहता है? संविदा करते समय इसमें प्रारूप, सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के प्रारूप को, यानी कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम को अपन दोस्तों शॉर्ट में नोट करेंगे। GFAR दोस्तों, अपन सामान्य वित्तीय संविदा की किसी सामान्य वित्तीय लेखाओं नियमों में वर्णित प्रारूप को काम में लेना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से अपन बैंक में राशि जमा कराने जाते हैं, तो वो दोस्तों राशि जमा कराने के फार्म का फॉर्मेट निर्धारित होता है, उस फॉर्मेट को अपन भर के जमा कराते हैं, तब राशि जमा होती है। इसी प्रकार से संविदा के अंतर्गत भी दोस्तों सामान्य वित्तीय और लेखा नियम है जो अपन पढ़ रहे हैं, इनके अंतर्गत संविदा का भी फॉर्मेट निर्धारित किया गया है, तो उसको काम में लेना चाहिए दोस्तों, उसको काम में लेना चाहिए। और यदि दोस्तों किसी संविदा के संबंध में फॉर्मेट निर्धारित नहीं है सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में, संविदा के लिए फॉर्मेट, जिस कार्य के लिए फॉर्मेट निर्धारित नहीं है, जिस कार्य के लिए संविदा कार्य के लिए क्या निर्धारित नहीं है? फॉर्मेट निर्धारित नहीं है दोस्तों, फॉर्मेट निर्धारित नहीं है, प्रारूप निर्धारित नहीं है, तो दोस्तों उस प्रारूप निर्धारित नहीं है तो क्या किया जाएगा? उच्च अधिकारियों से शर्तों के बारे में अनुमति लेनी होगी। उच्च अधिकारियों से शर्तों के बारे में दोस्तों अनुमति लेनी होगी। और दोस्तों 12 और अंतिम पॉइंट दोस्तों, अगर संविदा कितने रुपए की है? दोस्तों संविदा 1 लाख रुपए से अधिक की है तो दोस्तों उसकी सूचना महालेखाकार को देना आवश्यक है। दोस्तों किसको देना आवश्यक है? सूचना महालेखाकार को। दोस्तों अब अपन ने दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम का नियम संख्या 19 भी कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों अपन नियम संख्या 18 देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों नियम संख्या 18 किससे संबंधित है? तो अपन याद रखेंगे संविदा से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है दोस्तों, संविदा से संबंधित कौन सा नियम है? ऐसे दे देगा, नियम संख्या 18, नियम संख्या 22, नियम संख्या 25 और नियम संख्या 11। तो संविदा से संबंधित दोस्तों नियम संख्या 18 है। नियम संख्या 18 कहता क्या है? अपने से पॉइंट पूछ सकता है, जिस अधिकारी को शक्तियां दी जाए उस सीमा में ही संविदा कर सकता है। दोस्तों संविदा करने की, जिस अधिकारी को 50,000 तक की संविदा करने के लिए, यानी कि 50,000 तक के टेंडर जारी करने की शक्ति प्राप्त हो, केवल 50,000 रुपए तक के टेंडर जारी करेगा। जिसको ज्यादा की शक्ति प्राप्त है वो ज्यादा के करेगा। संविधान के अनुच्छेद 299 के अंतर्गत क्या वर्णित है दोस्तों? संपत्तियों के संबंध में संविदा के मामले में शक्तियां दी गई है। संपत्तियों के संविदा के संबंध में शक्तियां किसमें दी गई? 299 के सब सेक्शन 1 में दी गई है। परिशिष्ट 2 में संविदा का वर्णन है दोस्तों, ये बात भी याद रखनी है। संपत्तियों की संविदा का संबंध में वर्णन परिशिष्ट 2 में है दोस्तों। नियम संख्या इतनी बातें कहता है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नोट डाउन नहीं किया तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों नियम संख्या 19, संविदा के नियम संख्या 19 में सामान्य सिद्धांत दे रखे हैं। सरकार में जब भी संविदा की जाएगी तो जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बातें दे रखी है। संविदा के शर्तें कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। दोस्तों अपन भी कोई बात करते हैं किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से कॉन्टैक्ट करते हैं किसी बारे में कि भाई हम आपको ये संपत्ति, ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे 1 साल के लिए, अपन कोई कार्य करते हैं तो पहले से शर्तें निर्धारित करते हैं कोई भी कार्य करने से। इसी प्रकार से संविदा की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए और कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और दोस्तों भुगतान
कि कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए, भुगतान देय है तो उसके संबंध में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए निश्चितता की, कितने रुपए में कांटेक्ट किया गया है, कितने रुपए पैसे देने हैं किसी कार्य के लिए, कितने रुपए भुगतान करने हैं, पहले से सुनिश्चित होना चाहिए, तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जहां तक संभव हो खुली संविदा के माध्यम से यानी ओपन टेंडर जारी किया जाना चाहिए, जिससे अधिक लोगों से प्राप्त संविदाएं आमंत्रित हो अपने को, मतलब कॉन्टेक्ट करने के लिए फॉर्म प्राप्त हो, फिर अपन उनमें से एक सबसे सस्ती वस्तु जो उपलब्ध करा रहा है वही वस्तु वो अपन चूज कर सके। तो न्यूनतम मूल्य वाली फर्मों से करे किया जाएगा। दोस्तों इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब अपन अगला पेज देखते हैं। यदि न्यूनतम दर वाली फर्मों से करने संभव नहीं है, ये दोस्तों अपन ने टेंडर जारी किया और कि एक फर्म ने 100 रुपए बताए किसी वस्तु के, दूसरी फर्म 80 रुपए बता रही है, तीसरी फर्म 70 रुपए बता रही है, लेकिन जो 70 रुपए फर्म बता रही है वो बम्बई की फर्म है दोस्तों। तो अपन बम्बई से यहाँ लाने में अपने को मान लो 100 रुपए से अधिक खर्च हो जाएंगे, तो दोस्तों अपन यहाँ की लोकल फर्म से 70 रुपए में खरीद लेंगे, दूसरी फर्म से जो सबसे कम में उपलब्ध करा रही है। तो दोस्त दूसरी फर्म से सबसे कम में खरीदने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को कारण लिखना पड़ेगा कि अपन ने जो संविदा आमंत्रित की थी उसमें अपने सबसे सस्ती जो फर्म दे रही थी उससे क्यों नहीं करे किया, ठीक है, कारण नोट करके, और फिर उससे अधिक मूल्य वाली फर्म जो दे रही है वस्तु वो कर लेंगे। तो निविदा के समय फर्मों की वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया किसी वस्तु की गारंटी होती है, अगर सरकार के द्वारा किसी फर्म से रोड बनवाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सड़क निर्माण का भी, तो दोस्तों उस फर्म की आर्थिक स्थिति देखी जाती है, क्योंकि फर्म कोई भी फर्म सरकार के रोड बनाती है तो दोस्तों उसके देख रेख का कार्य उस फर्म का होता है अगले 5 साल के लिए या अगले 10 साल के लिए निर्धारित होता है। आपने देखा होगा कई बार ठेकेदार का समय समाप्त हो गया, आपने सुना होगा, इसलिए रोड को रिपेयर नहीं कर रहा, तो ऐसी बातें होती हैं। तो दोस्तों इसलिए फर्म की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो दोस्तों वो फर्म पहले ही खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, या फिर वो फर्म कार्य करना बंद कर देगी, तो दोस्तों उससे नुकसान होगा। तो पहले आर्थिक स्थिति भी देखेंगे कि लंबी चलने वाली फर्म है कि नहीं, 10 साल की गारंटी है किसी वस्तु की या किसी कार्य की, तो 10 साल तक फर्म अस्तित्व में रहेगी या नहीं, तो आर्थिक स्थिति देखनी चाहिए। यदि कोई संपत्ति किसी ठेकेदार को सुपुर्द की गई है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, दोस्तों मैंने आपको मशीन का एग्जाम्पल दिया था, मान लो किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी मशीन है, कोई मशीन है और अपन ने उस मशीन को रिपेयर करने का किसी फर्म को टेंडर दे दिया, ठेका दे दिया कि भाई आप 1 साल तक हमारी मशीन जब भी खराब होगी तो आप रिपेयर करना, हम आपको साल के 50,000 रुपये देंगे या 1,00,000 रुपये देंगे। तो दोस्तों ये कॉन्टैक्ट कर लिया और हुआ ऐसा कि वो मशीन को ठीक करने आए और उनसे ख़राब नहीं हुई, उन्होंने तोड़ दिया या नुकसान हो गया, तो दोस्तों कोई भी ठेकेदार अगर नुकसान करेगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी किसकी होगी दोस्तों, ठेकेदार की ही होगी। सुरक्षा की जिम्मेवारी भी दोस्तों किसकी होगी, ठेकेदार की होगी। दोस्तों अपन ये पॉइंट देखा। ठेकेदार से दोस्तों प्रतिभूति के रूप में राशि ले लेनी चाहिए। राशि क्यों ले लेनी चाहिए, सिक्योरिटी पहले जमा करा लेनी चाहिए। दोस्तों कार्य करने से पहले ठेकेदार भाग जाए तो कम से कम नुकसान की भरपाई तो की जा सकती है, इसलिए सिक्योरिटी जमा कराते हैं। बैंक भी सिक्योरिटी लेता है अपने से ऋण देने से पहले कि अगर ऋण का भुगतान नहीं कर पाएगा तो अपनी संपत्ति को बेचकर वसूली कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिभूति की सिक्योरिटी भी लेनी पड़ेगी। कोई भी कार्य बिना अनुबंध के, दोस्तों गवर्नमेंट का कार्य सब लिख के होता है, लिखित में होता है, कागजों में होता है, तो अनुबंध के बिना कोई कार्य नहीं होगा और समस्त अनुबंधों के नुकसान की वापसी का प्रावधान होगा। दोस्तों कोई नुकसान होगा तो उसके वापसी के संबंध में, करों के संबंध में, दोस्तों मैंने आपको उदाहरण दिया था सड़क बनाने के संबंध में। अगर सड़कें बना रहा है, सड़कें निर्माण कार्य का अपन टेंडर देते हैं और सड़क निर्माण कार्य में जो सामग्री यूज होगी उस पर टैक्स लग के आ रहा है, तो दोस्तों टैक्स का भुगतान भी ठेकेदार करेगा। इस संबंध में भी, देयता के संबंध में भी शर्तें होनी चाहिए। सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में दोस्तों कॉन्टैक्ट करने के लिए, जैसे बैंक का अपन पैसे जमा कराने जाते हैं तो फॉर्मेट निर्धारित होता है, जमा कराने का वो भर के देते हैं तब जमा होते हैं, वापस निकलवाने का अलग फॉर्मेट निर्धारित होता है, वो फॉर्म भर के देते हैं तब पैसे निकलते हैं। तो इसी प्रकार से सामान्य वित्तीय और लेखा नियम के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट जारी करने का, ठेका जारी करने का, संविदा जारी करने का अपने पास एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार ही कार्य किया जाता है दोस्तों। और अब अपने अंतिम 2 पॉइंट बच गए दोस्तों, अब अपने अंतिम 2 पॉइंट बच गए दोस्तों। अभी अपने अंतिम 2 पॉइंट देखिए।
मानक प्रारूप नहीं हो, मान लो किसी कार्य के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए मानक, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती हैं, उस आधार पर अगर सामान्य वित्तीय लेखा नियम में जो प्रारूप दे रखा है अगर वो लागू नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों सक्षम प्राधिकारी से क्या लेनी पड़ेगी, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। नया फॉर्मेट बनाया अपन, नए तरीके से पैसे जमा करा रहे, कोई फॉर्म बना रहे, तो दोस्तों 1 लाख से अधिक की संविदा है तो सीधे महालेखाकार को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी, क्योंकि सब कुछ लेखा जोखा रखने, लेखा जोखों की जांच करने, जांच पड़ताल करने और दोस्तों नियंत्रण रखने का दायित्व तो महालेखाकार का होता है सरकार के खर्चों पर। तो इसलिए 1 लाख से अधिक की संविदा किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो महालेखाकार को उसकी प्रति भिजवाई जाएगी। दोस्तों अपन ने नियम संख्या 8 और नियम संख्या 9 देखा। दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिएगा। दोस्तों एक बार आपको वापस से सभी पेज खोल के दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक बार आप रीड कर लेना और उसके बाद वापस से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी हुई तो क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों ये नियम संख्या 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मेरे समझाने के बाद अगर इन नियमों को आप एक बार पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको आराम से समझ में आएंगे, सरल और स्पष्ट भाषा के अंतर्गत लिखे हुए हैं। नियम संख्या 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 19 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नियम संख्या 19 के संबंध में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नियम संख्या 19 के अगले पॉइंट हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नियम संख्या 19 के 2 पॉइंट हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों लाइफ लाइन क्लासेज अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जूनियर अकाउंटेंट की जो भी आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं या आपके परिवार में कोई तैयारी करने वाला है तो दोस्तों उसको शेयर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद। अपन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट का विज्ञापन आने से, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ये बात, जूनियर अकाउंटेंट का विज्ञापन आने से पहले दोस्तों अपन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम टॉपिक 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अब अपन कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।